ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम डिस्कस करने वाले हैं मंडे का द हिंदू का न्यूज़पेपर और आज तारीख है अपनी 15 मई और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले द हिंदू में जो खबर नेशनल पेज पे आई है उसको ज़रा देख लेते हैं। कर्नाटका में चुनाव हुए हैं और आप सभी को पता है कि कांग्रेस वहाँ पे जीत गई है। तो कांग्रेस जो कर्नाटका की कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी है उसने अभी ये बोला है कि अभी बहुत सारा लॉबिंग चल रही है। तो ये वर्ड लॉबिंग ज़रा है, इसको ध्यान से देखेंगे। इस लॉबिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड लॉबिंग होता है बेसिकली जब कोई रिप्रेजेंटेटिव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब जीत जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं, है ना, जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो उनका सपोर्ट मांगने की कोशिश करती हैं। जो छोटे मोटे राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको कहते हैं कि आप हमारे साथ मिल जाइए, शामिल हो जाइए ताकि हमारे पास मेजॉरिटी सीट आ सके। तो ये इस टर्म को लॉबिंग कहा जाता है और ये याद रखेंगे कि लॉबिंग जब भी होगा ये हमेशा आफ्टर इलेक्शन होता है, ठीक है। और ये अपना प्रोसेस है, दिस इज कंप्लीटली वैलिड, राइट। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो चीफ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का चीफ कौन है? जो कि नया चीफ मिनिस्टर सुनेंगे, है ना। ये अपने को न्यूज़ इतने छोटे शॉर्ट में देखनी थी, बाकी सब इसमें पॉलिटिकल क्राइसिस है। ये बहुत बड़ी खबर है हमारे सामने, जहाँ पे लिखा हुआ है कि क्राइसिस के दौरान मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं 4 अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ और मणिपुर के बीजेपी चीफ के साथ दिल्ली जा रहे हैं बात करने के लिए। तो अभी इसमें इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि मणिपुर का जो क्राइसिस है वो शुरू कहाँ से हुआ और इसमें फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है। तो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह और एन बीरेन सिंह अपने 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स किनके साथ जा रहे हैं? तो बिस्वजीत, वाई खेमचंद, के गोविंदास और प्रशांत, ये सारे शारदा देवी के साथ जो कि स्टेट चीफ हैं, राइट, उनके साथ ये दिल्ली जा रहे हैं। अब मणिपुर का मामला स्टार्ट कैसे हुआ? तो वायलेंट क्लैशेस मणिपुर में हो रहे हैं। अब मणिपुर में वायलेंट क्लैशेस क्यों हो रहे हैं? तो इसका सिंपल सा एक रीजन समझिएगा कि मणिपुर की अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली मणिपुर, तो मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ना, ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं। यहाँ पे क्या है? ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। और ट्राइबल ग्रुप्स की बात करें तो एक कम्युनिटी है जो हम सभी जानते हैं, मैती कम्युनिटी है। मैती कम्युनिटी कैसी है? वहाँ पे क्या पोजीशन है उसकी? मैती कम्युनिटी मेजॉरिटी कम्युनिटी है। कैसी कम्युनिटी है? मैती कम्युनिटी मेजॉरिटी कम्युनिटी है। मेजॉरिटी होने के साथ साथ मैती कम्युनिटी इज नॉट जस्ट ओनली मेजॉरिटी, मेजॉरिटी होने के साथ साथ मैती कम्युनिटी वैली रीजन में रिसाइड करती है, वैली रीजन में रिसाइड करती है। और वहीं पे मणिपुर में दूसरी कम्युनिटी भी हैं जो कि हिली रीजन में रहती हैं, राइट, हिली रीजन में, जिसमें कि आप देखेंगे जो जनरल नाम आते हैं वो आते हैं मीजो, कुकी, चिन, और यहां पे आपको एक और नाम दिखाई देगा ट्राइबल एरियाज में, जोमी, राइट। अब ये जो हिल रीजन और वैली रीजन में डिफरेंस आ रहा है ये कम्युनिटीज़ का, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, छोटी मोटी बात नहीं है। रोल कैसे प्ले करता है देखिए। अब रिसोर्सेस की बात करें, अगर हम संसाधनों की बात करें, या हम लाइफस्टाइल की बात करें, या हम लाइफस्टाइल की बात करें, या हम स्टेट रिलेटेड सर्विसेज की बात करें, या हम स्टेट रिलेटेड सर्विसेज की बात करें, या हम इन सभी चीज़ की अगर हम बात करें तो वैली रीजन हमेशा क्या रहता है? एडवांटेज में रहता है। वैली रीजन एडवांटेज में रहता है। और अभी हुआ क्या है? मैती कम्युनिटी मेजॉरिटी में होने के बाद भी जो हाई कोर्ट है उसने कहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि इनको कैसा स्टेटस दिया जाए? एसटी स्टेटस दिया जाए। कैसा स्टेटस दिया जाए? एसटी स्टेटस दिया जाए। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर के जो सीएम है बीरेन सिंह। आप ये भी जानते हैं कि ये क्या है? बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब हुआ क्या है, मिजो कुकी
चेन और जोमी, ये जो ट्राइबल एरियाज हैं, ये वहां पे मल्टीपल ट्राइब्स हैं और माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, प्लस ये हिली रीजन में भी रह रही है। तो इसके साथ क्या है, डेप्रीवेशंस बहुत सारे हैं, ये लोग कमी में रह रहे हैं, डेप्रीवेशंस आर टू मेनी। ठीक है, और पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अगर हम दोनों कम्युनिटीज में पूछें तो मेन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है इनके बीच में? तो जो माइनॉरिटी ट्राइबल ग्रुप है, जो माइनॉरिटी ट्राइबल ग्रुपिंग है, फील्स, माइनॉरिटी ट्राइबल ग्रुपिंग को ऐसा लगता है, फील्स दैट अगर मेजॉरिटी ट्राइबल एरिया को, मेजॉरिटी ट्राइबल ग्रुप दैट इज Meiti, if it shall be granted, if it shall be granted ST status, much resources would be diverted to it, leaving little or less for other tribal groups. राइट, माइनॉरिटी ट्राइबल ग्रुपिंग को ऐसा लगता है कि अगर मेजॉरिटी ट्राइबल ग्रुप को, मैती को बहुत सारे अगर एसटी स्टेटस दे दिया तो बहुत सारे रिसोर्सेस उसकी तरफ डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। और पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वायलेंट कब हुआ, टर्न्ड वायलेंट कब? जब 10-11 मई को क्या लॉन्च किया इन्होंने? ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च। और ये कहां पे लॉन्च हुआ ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च? हिली रीजन में, राइट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू लुक इनटू द मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अगर हम मतलब थोड़ा सा अगर इसको हम ध्यान से अगर मैपिंग समझने की कोशिश करें, राइट, समथिंग लाइक दिस, तो आपको पता है कि टॉप पे क्या है? इट इज अरुणाचल प्रदेश, है ना। टॉप पे इट इज अरुणाचल प्रदेश। यहां पे आपको ये पता है कि ये जो इलाका है ये मिजोरम है, ये जो इलाका है आपको पता है ये त्रिपुरा है ना, और ये जो उभरा हुआ इलाका है ये सिक्किम है, और इधर अपने पास मेघालय है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के बीच में सबसे बड़ा स्टेट दैट इज असम, ठीक। और फिर इधर से बात करें तो मिजोरम है, इधर मणिपुर है और नागालैंड है। तो ये जो बाउंड्री है इंडिया की किसके साथ? म्यांमार के साथ। ये बाउंड्री इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जहां पे 4 स्टेट्स हैं और यहीं पे पूरा एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। पर अगर आपसे कोई पूछे, इफ somebody asks you this, right, just a minute, तो अगर आपसे कोई पूछे कि म्यांमार की बाउंड्री किसके साथ है, कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो आप ये सब बता लेंगे, राइट। तो यही पूरे इशू को डिस्कस करने के लिए दे आर गोइंग टू दिल्ली एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है वहाँ पे, और ऑब्वियसली इसमें मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हमारे लिए यहाँ पे आई है वो बेल ऑर्डर से संबंधित है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल ऑर्डर्स जो हैं वो बहुत लेट नहीं आने चाहिए, बिकॉज पर्सनल लिबर्टी जो है एक इंसान की वायलेट होती है। तो यहाँ पे कुछ की टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज देखिए ये आर्टिकल 21 से आपके रिलेटेड है, दैट इज योर राइट
टू लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है, एंड दैट इज़ वाई यू कांट नेग्लेक्ट इट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैज़ हेल्ड दैट ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट्स इन बेल केसेस शुड नीदर बी टू लॉन्ग, यानी अगर बेल देते समय अपने जो और आदेश है जो कोर्ट दे रहा है वो बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, बहुत इलेबोरेट नहीं होने चाहिए, और किसी भी तरह का पर्सनल लिबर्टी का मैंडेट जो है वॉयलेट ना करें। जस्टिस कौन थे? जस्टिस बी आर गवई थे और जज संजय करोल थे। इन्होंने कहा कि बेल ग्रांट या रिजेक्ट करते समय हमको मेरिट्स ऑफ द केस पे ध्यान नहीं देना रहता है, यानी जब भी जमानत की एप्लीकेशन आपके पास आए तो आप उस समय ये ध्यान नहीं देंगे कि केस में दम है कि नहीं है, कोई एविडेंसेस मौजूद हैं कि नहीं है, और किस केस में इस व्यक्ति को पकड़ा गया। और एक यूजली ऐसा रूल कहा जाता है, देर इज़ अ वेरी फेमस लाइन जो कि लॉ में कहते हैं दैट बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। और ये लाइन जब भी आप आर्टिकल 21 के अंदर या आप आर्टिकल 20 या आर्टिकल 22 के अंदर पुलिस एंड स्टेट के जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे, जुरिस्डिक्शन ओवर क्रिमिनल मैटर्स, है ना, जुरिस्डिक्शन ओवर क्रिमिनल मैटर्स, तो आप ये लाइन हमेशा यूज कर सकते हैं। अब पुलिस और स्टेट के पास कुछ रोकथाम होते हैं। अब आर्टिकल 20 पे अक्सर सवाल आता है। आर्टिकल 20 में तीन चीजें हैं, राइट? आर्टिकल 20 में तीन चीजें हैं, जैसे कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, तो ये सब इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। तो यहाँ पे ये वाला ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो सबसे बड़ा, अब हम सीधे मेजर न्यूज़ की तरफ चलेंगे, वो सबसे पहले हम ये वाला एडिटोरियल कवर करेंगे, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ब्लॉक दैट विल ओनली टाइटल द पीस। इस पूरे एडिटोरियल में बात हो रही है दो ग्रुपिंग की, एक तरफ है आरसेप और एक तरफ है आईपीईएफ। ये तो रीजनल ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसेप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और आईपीएफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। नाउ जो आरसेप है वो आपको पता है दैट इट वाज लेड बाय चाइना, एंड जो आईपीएफ है यू नो दैट इट इज बीइंग लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि 2019 में इंडिया ने आरसेप, चाइना का जो रीजनल ग्रुपिंग है, उसको छोड़ दिया। इकोनॉमिक ट्रेड पैक्ट था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा था। इसके मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रखना। चाइना था, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक साथ आते हैं, याद रखना इजी रहता है। जापान और साउथ कोरिया आपके ईस्ट चाइना सी के पास हैं, और एशियान के 10 स्टेट्स, राइट? तो आप इसमें देख सकते हैं एशियान 10, 11, 12, 13, 14, 15 देश, आरसेप में 15 नेशन कंट्रीज थी। अब 2023 में इंडिया ने आरसेप तो नहीं ज्वाइन किया, लेकिन इंडिया ने चाइना को रिप्लेस करते हुए अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है फॉर प्रॉस्पेरिटी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, उसको ज्वाइन कर लिया है। करेक्ट है? इसमें ऑथर हमसे कह रहे हैं कि जिस तरीके से आईपीईएफ को डिज़ाइन किया गया है, आईपीईएफ को डिज़ाइन किया है हमने, ठीक है, चलिए हम चाइना के साथ बहुत ज़्यादा हमारी पॉलिसी अच्छी नहीं चल रही है, हम यूएस के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को डेवलप करना चाहते हैं, और यही हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी है। दैट्स ऑल करेक्ट, राइट? बट देन दिस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन इट। यानी इस तरीके से आप अपनी पॉलिसी को ना रखें या उनकी उस पॉलिसी के जाल में ना फंसें कि आप हमेशा उन पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाएं। अब हुआ क्या है, हमारे यहाँ पे जो लीडर्स हैं, है ना, उनको बड़े सिंपल तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पढ़ने की आदत थी, और जो आईपीईएफ की भाषा है, शब्दावली है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि इनोसेंट दिखा रहे हैं खुद को पर कुछ कनिंग काम कर रहे हैं। अब इंडिया और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रेड को लेके, वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा रहती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बहुत हद तक चाइनीज़ रॉ मटेरियल और उस चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, और हम कोशिश करते हैं कि चाइना के जो चीप गुड्स हैं वो हमारे मार्केट में फ्लड ना करें, राइट? वरना हमारे डोमेस्टिक कंपनीज़, जो हमारी डोमेस्टिक इंडिया की कंपनीज़ हैं, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको बहुत असर पड़ेगा, बिकॉज डिमांड फिर चाइनीज़ गुड्स की होने लगेगी।
और अमेरिका के साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। अमेरिका के साथ हमारे इश्यूज़ ऐसा नहीं है कि कम प्रॉब्लमेटिक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेबर, इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स और डिजिटल इकोनॉमी, ये हमारे अमेरिका के साथ इश्यूज़ हैं। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आप अमेरिका के साथ करिए, नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन यूएस सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन नहीं होनी चाहिए। ये फ्रेमवर्क ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया के करंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट को डिटोरिएट करे, नुकसान दे, राइट। अब इसमें जो पहले ट्रेडिशनल ट्रेड डील होती थी वो सब टैरिफ पे होती थी, और आप टैरिफ बढ़ा दीजिए तो ट्रेड कम हो जाता था, एंड लाइक वाइज, राइट। इश्यूज जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक रेगुलेशन, इन सब से रिलेटेड है, आजकल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। तो इस पॉलिसी में ऐसा है क्या? इस पॉलिसी में मैंने आपको बताया कि नए ज़माने की भाषा जो है वो एक बिगेस्ट ट्रैप है ना, वो एक बिगेस्ट ट्रैप है। यूएस कह तो रहा है कि इसमें अगर आप आ जाओगे तो ये विन विन पार्टनरशिप है सभी के लिए, राइट, सभी के लिए। लेकिन इंडिया के लिए कुछ लेसन्स हैं जो कि इंडिया को सीखने चाहिए, क्योंकि आईपीएफ जो है एक ऐसा स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक ब्लॉक बनाने की बात कर रहा है, एक ऐसा इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सिस्टम बनाने की बात कर रहा है जो यूएस के द्वारा सेंटर्ड है, यूएस को फोकस करता है और यूएस के द्वारा गवर्नड भी है ना। चाइना, क्योंकि उसमें इकलौता स्ट्रॉन्ग प्लेयर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और उसमें अगर आप इंटीग्रेट हो जाते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो इस तरीके का होगा दैट योर फाइनेंशियल एबिलिटी टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी ऑफ योर ओन कंट्री विल बी टू लेस, विल बी टू लेस। आप इंडस्ट्रियलाइज कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन हो जाएगा। आपको मैंडेटरी रॉ मटेरियल सप्लाई करना है, भले ही अगर आपके देश में कमी भी है तब भी आपको आईपीईएफ के मेंबर्स को वो मटेरियल सप्लाई करना रहेगा। तो इस तरह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसमें आप इस तरीके से बंधे रहेंगे कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे अपने लिए, आप चाहें भी तब भी और आप मजबूर हों तब भी। तो यहाँ पे इंडिया के लिए ये कैच है कि हमारी जो अमेरिका के साथ, वैसे भी दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी इंडिया की जद्दोजहद चलती रहती है, और ऐसे में उनके इकोनॉमिक सिस्टम के साथ कोर में इंटीग्रेट हो जाने के लिए इंडिया के लिए फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या इंडिया को ये बात नहीं पता थी? इंडिया को ये बात पता थी। कैसे? क्योंकि आईपीईएफ में बेसिकली 4 पिलर्स हैं, यानी 4 स्तंभ हैं जिन पे वो काम करता है: ट्रेड, सप्लाई चेन्स, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। ये 4 चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको भूलेंगे नहीं। आईपीएफ के 4 पिलर्स में से इंडिया ने सारे पिलर्स एक्सेप्ट कर लिए हैं एक्सेप्ट ट्रेड, यानी कि हम ट्रेड नहीं करना चाहते। हाँ, हम सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हम ग्रीन एनर्जी उनसे चाहते हैं तो हमारी इकोनॉमी क्लीन होगी, और हम फेयर प्रिंसिपल्स चाहते हैं ट्रेडिंग के, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के, तो फेयर इकोनॉमी की भी हम बात करते हैं। तो इंडिया ने कहा कि हम ट्रैप में नहीं फंसेंगे, इसलिए वी आर नॉट ज्वाइनिंग दिस, राइट। नाउ दिस ऑथर सेज दैट ज्वाइनिंग द ट्रेड पिलर इज द वर्स्ट, बट द अदर पिलर्स टू कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग हार्ड न्यू इकोनॉमिक आर्किटेक्चर्स एंड स्ट्रक्चर्स दैट आर नॉट टैरिफ बेस्ड। टैरिफ का मतलब होता है कि आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, बट देन ऐसा कोई एडवांटेज आपको नहीं देखने को मिलेगा इंडिया के लिए। सो ऑल दैट दिस इज टॉकिंग अबाउट कि इंडिया को किसी भी तरीके से इस तरीके अपने आप को आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं फंसाना है कि उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आप याद रखेंगे, अगर इफ़ यू हैव टू सम इट अप इन ब्यूटिफुल वर्ड्स, तो फ्रीडम टू फॉर्मुलेट domestic economic policy, right, is much greater than IPEF, right. And since you know that India is fastest growing economy, और बजट 2022-23 में, बजट 2022 में 23 में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें अपवर्ड मूवमेंट आया है, और हम इकोनॉमी ऑफ रेजिलिएंट ग्रोथ बन चुके हैं, और इकोनॉमी ऑफ रेजिलिएंट ग्रोथ बन चुके हैं। गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी काफ़ी बढ़ेगा,
ऐसे दौर में इंडिया अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है, एंड दीज आर द लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम दिस. सो IPF कैन ऑलरेडी बी सीन टू हैव डीप इम्प्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स एंड फूड ये सब इंट्रोड्यूस कर रहा है. और अगर आपने अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर दिया जहाँ पे आप बिग टेक को रेगुलेट नहीं कर सकते, ये बिग टेक क्या है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 4 मेजर कंपनियां हैं, दैट इज़ अल्फ़ाबेट, दैट इज़ अमेज़ॉन, अल्फ़ाबेट, अमेज़ॉन, मेटा, अल्फ़ाबेट, अमेज़ॉन, मेटा, और मैं एक चौथे का नाम भूल रहा हूँ. देर आर 4 कंपनीज विच आर कॉल्ड एज बिग टेक. तो अल्फ़ाबेट मतलब गूगल, मेटा मतलब फेसबुक, अमेज़ॉन, ये सारी जो कंपनीज हैं दे आर नॉट गोइंग टू एप्पल. यस, द फोर्थ इज एप्पल. ये 4 कंपनीज को बिग टेक कहते हैं. अगर आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाए और आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया आपने, अनफेयर लेबर और इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स क्रिएट हो जाएगा, और इंडिया की जो वाइब्रेंट डोमेस्टिक इकोसिस्टम है ना, जो कि डिजिटल इकोनॉमी से ड्रिवन है और ग्रीन प्रोडक्ट्स की बात आजकल होने लगी है, वो सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी का आर्टिकल was important for us with respect to making preparations if we want to write some answers or something like that, right? Moving further ahead, see, I have not covered this particular editorial, and the reason being very simple. We usually neglect all these types of editorials. And why do we do that? We usually do this because it's related to, first, it's related to a political party. So a political party is not a major part of our syllabus. The history of political parties is, but current status of political party is not. Let's say there might be some interesting facts about Karnataka, might be good for debates, but not for our examination, right? So we will not cover this editorial. After that, again, what the entire page is covered with the loss and the winnings in Karnataka, so we'll leave that. But yes, the text and content part has had an important thing. Before we come to text and context part, I'll be trying to talk about the mitochondrial donation treatment, MDT, right? Mitochondrial donation treatment. Now, what does it mean? This is very important. A baby has 3 parents. How? The biggest question in our mind comes कि भाई आखिरकार कैसे? And the second question comes, after all, why? Why 3 parents? Right? So there is this term mitochondria donation treatment. And in this what happens? होता क्या है? Let's say there are 3 persons. So this is person A who is a male, and this is person B who is a female. Right? So they are married together, so their baby will be there, which is C, and the baby C will have DNA similarities, correct? If you want to be recognized as a biological child, what should happen? The DNA of the child should be similar to the DNA of father and mother. Now DNA of child of both father and mother can only be inside C if the sperm of male A is fertilized in ovum of this female, right? So fertilization process is very important. But at times you have seen that either because of the incapability of a female or incapability on the part of female itself, there are some uterus related problems, which is why she is not able to conceive. Now what happens is in vitro fertilization. What we call it? In vitro fertilization. In vitro fertilization, and along with this you also hear the word surrogate mother, right? So she, who is surrogate mother? What is in vitro fertilization? Now she is some other person D who is a female, and what she does, she provides her uterus as a carrier, whereby the sperm can be provided to this female so that she can bear the baby, and then the baby will be transferred to her his or her original mom. Now this process was already there, but what happens sometimes is when the baby after fertilization of the egg and everything, when it is given back to the mother, उनके यूटरस में वापस वो बेबी रखा जाता है ताकि वो 9 महीने उसको पालें. तो बच्चे में अगर माँ में माइटोकॉन्ड्रिया डेफिशिएंसी है,
माइटोकॉन्ड्रियल डेफिशिएंसी है अगर, राइट, इफ देयर इज सम माइटोकॉन्ड्रियल डेफिशिएंसी, तो माइटोकॉन्ड्रियल डेफिशिएंसी क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती थी, किसको, ट्रांसफर टू चाइल्ड हो जाती थी। यानी कि हम ये कहेंगे पहली चीज कि माइटोकॉन्ड्रियल डेफिशिएंसी कैन बी ट्रांसफर्ड जेनेटिकली। तो पहला स्टेटमेंट तो हमें ये निकल के आ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट हम क्या देखेंगे, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रियल डेफिशिएंसी, व्हाट इट लीड्स टू, व्हाट माइटोकॉन्ड्रियल डेफिशिएंसी लीड्स टू। So mitochondrial deficiency leads to prima facie first lack of energy, second lack of energy के साथ साथ organs not able to perform well, and let's say if brain organs are not able to perform well, it can also lead to cognitive disabilities, and sometimes even in worst cases it can also lead to death. So mitochondria, you know, what is mitochondria? Mitochondria is a cell organelle. Mitochondria is a cell organelle. Cell organelle, it is also called as powerhouse of the cell. It is also called as powerhouse of the cell. Because you know what happens in powerhouse of the cell? Glucose is converted to ATP. What is ATP? The energy that our body can use, that is adenosine triphosphate. That is adenosine triphosphate. And where does this happen? All happens because of oxygen, right? And you know that who is the carrier, oxygen carrier? That is your blood, right? So this is very important to understand that इस फीमेल का माइटोकॉन्ड्रिया हम यूज करते हैं और बाकी दोनों मेल फीमेल का, ओरिजिनल मेल फीमेल का डीएनए हम यूज करते हैं, ताकि फीमेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें खराब माइटोकॉन्ड्रिया है, वो बच्चे को ट्रांसफर ना हो, और ये सभी चीज़ें फिर इस बेबी के पास आ जाती है। इसी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर, राइट, माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर। एंड बिकॉज ऑफ दिस द बेबी कैन हैव थ्री पेरेंट्स। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कर रहे हैं। जो यूनाइटेड किंगडम है, इसमें काफ़ी हद तक इसने माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, एमआरटी, वहाँ पे एडवांस कर ली है। 2015 में गवर्नमेंट ने, यूके गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाल दिया था जिसमें दे आर अलाउइंग दिस काइंड ऑफ ट्रांसफर वेयर देयर कैन बी 3 पेरेंट्स, राइट। सो इन व्हाट हैपेंस इज दैट द फाइनल साइटोप्लाज्म, व्हाट इज द साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म, जिसमें जेनेटिक मटेरियल और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, will be having the healthy mitochondria, and the genetic material will be belonging to the biological parents. So you will always remember these kind of statements, right, कि माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर जो नई थेरेपी आ रही है अपनी, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी और इन सब से रिलेटेड है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट में क्या डीएनए मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता है, डीएनए मटेरियल भी ट्रांसफर हो जाता है। और डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं? डिफरेंसेस साइटोप्लाज्म में आते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में 2 चीज़ें होती हैं, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइट। ये चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अभी 2016 की खबर है कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि जॉर्डन का एक बेबी था जिसको इस टेक्निक से पैदा हुआ, और जॉर्डन का, राइट, 2016 में। और ऑब्वियसली ये काम यूके ने कराया था। तो ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन था इससे रिलेटेड था। इसके बाद जो दूसरा हमारा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मिलेट्स के ऊपर। 5 मिनट आपका और लूँगा आपको ये टॉपिक समझाने के लिए, राइट, और 5 मिनट में हम इस टॉपिक को क्रैक करेंगे, ठीक है। हम इस टॉपिक को क्रैक करने वाले हैं। तो आपको पता है कि 2023 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की बात की है। अब मिलेट्स के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए, राइट। जैसे मिलेट्स इंडिया में पॉपुलर क्यों है? पहला बात यह है कि इसको जो लागत है
इनपुट रिक्वायरमेंट बहुत कम है, न्यूट्रिशन कैपेसिटी जो है, न्यूट्रिशनल डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और अल्टीमेटली ये कंट्री की फूड सिक्योरिटी में मेजर रोल प्ले कर सकता है, राइट। नाउ व्हाट इज द थ्रेट? द थ्रेट एरिया इन मिलेट प्रोडक्शन इज ग्रेन प्रोसेसिंग। व्हाट इज ग्रेन प्रोसेसिंग? ग्रेन प्रोसेसिंग इज जब हम बीज को निकाल के उसकी सफाई करते हैं, उससे उसके आउटर कवरिंग को निकालते हैं, ब्रान जिसको कहते हैं, ब्रान को निकालते हैं, फिर उसको मिल में डालते हैं, उससे आटा बनाते हैं या उसको पॉलिश करते हैं। ऐसे में जो इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं, अगर इनकी ग्रेन प्रोसेसिंग ज़्यादा की जाएगी तो होगा क्या, इनकी न्यूट्रिशनल कैपेसिटी या न्यूट्रिशनल डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। Now, in this, you will find that the biggest quality about millet is that they are rich in protein and fibers. Rich in protein means they are also rich in amino acids, and you will find proso millets and foxtail millets to be highly rich in protein content. The other nutritious protein would be sorghum and pearl millets. So, what is the problem with this? We'll try to understand few interesting facts one by one. Now, what are millets? They are fundamentally grass. Millets are fundamentally grasses. They are cultivated worldwide, and mostly they are found in the tropical parts of Africa and Asia. And there they are grown as cereal crops. अनाज की तरह उगाते हैं. So important is pearl millet, barnyard millet, finger millet, and foxtail millet. These are the four most common millets, right? Now, there have been paleontological and textual evidences that this was cultivated in India 5,000 years ago even, right? So, Indus Valley Civilization, definitely, Indus Valley Civilization has evidences of millet cultivation, right? India is also one of the world's largest producer of millets. Roughly around 40.51% of the millet production comes from India, and out of this, the largest is pearl millets and sorghum, right? This is a very important. And the third is ragi. Three important millets: pearl millet, sorghum, and ragi, right? The second important fact we need to know about is what is the nutritional potential. What are the nutritional components of millets, right? Because they are being used as food crops. Now, before we step that, read this, that these millets are able to withstand harsh resource poor conditions, which means first that they are drought tolerant, right? Second, they are adapted to growing in warm weather, other crops fail. Third, that they require very low moisture, right? Because they are not good consumers of water and loamy soil. They can even grow in loamy soil, right? They don't grow well in waterlogged or extremely dry soil, which might occur after heavy rainfall or particularly bad droughts. This is very important. अचानक से सूखी बंजर जमीन में तो पैदा नहीं हो पाते हैं, right? The other fact is that millets have the upper hand over crops like rice and maize, with more drought-like conditions expected in many parts of the world, including the newly realized prospect of flash droughts. Millets don't abhor better conditions and respond positive to higher moisture and nutrient content in the soil. So it means that they can be grown in nutrient less regions, but if the nutrient would be more of the soil, they'll obviously do well. Now, MS Swaminathan Research Foundation has stated that millets usually thrive on marginal land in upland and hilly regions. Now, the question could be, what are marginal lands? So, marginal land is a land where rent is higher than the value of the crops that can be cultivated there, which means profit जो usually जब नहीं होता है किसी ज़मीन से, so we call it marginal land. Nutritional content of millets includes carbohydrates, protein, fiber, amino acids, and other minerals, right? Pearl millet is one of the oldest cultivated millet, has somewhere around high protein content than rice, even maize and sorghum, right? Foxtail millet is rich in amino acid lysins. Finger millet has crude fiber than wheat and rice. Proso millet has amino acids over all this. Now, what is important? So this is very interesting thing. Again, it reminds me of the biology book that we studied in class 7th, 8th, where millet
as a seed is being discussed. Now there are three parts to the seed: pericarp, endosperm and germ. Each three component is important. The pericarp is the outer covering which we call as the husk, which is only rich in fiber and is made of carbohydrates, right? The husk and the pericarp are together, they protect the seed from inhospitable conditions, from diseases and physical damage. So outer covering is like the protection to the seed. The second inside part is endosperm. Endosperm is called as the storage center, very important term, right? It also has a protein covering called as aileron, right? The endosperm in some millets is poor in mineral matter, ash and oil content, but major contribution of protein, starch and vitamin B complex, right? And some other millets where the germ inside part is rich in oil, ash, right? And nearly 72% of the total mineral matter is composed of the endosperm and the germ, right? So this is why millets deserve to be in people's diet. But what happens is that they are not very delicious products and people do not want to consume it. The the third and the most disadvantaged position in which millets are placed is that the more you process them, the more nutrients go away. So processing and preparing millets for consumption can affect the nutrients in three ways. It can either suppress them, enhance them or ignore them. Now when we talk about the whole grain atta, what it means? Outer covering छिलके के साथ जर्म और ब्रान ये सब मौजूद होगा. And when we talk about refined grain, we mean only endosperm. Now you know endosperm is not very rich in nutrient content. Not always. Not every nutri-cereal is there, right? So when husk is removed, because it is mostly composed of cellulose matter that we cannot digest, the grain looks very beautiful. It looks attractive. ब्राउन राइस को देखो तो काली है, ब्राउन है, कम समय ज़्यादा समय लेती है पकने में, टेस्ट अच्छा नहीं होता. वहीं वाइट राइस कम समय में पक जाती है, अच्छी दिखती है और अपन उसको फटाफट खा लेते हैं, राइट? तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड हियर. नाउ द इंटायर प्रोसेस जहाँ पे हम छिलके को हटाते हैं मिल में डाल के, उसको कहते हैं डीकॉर्टिकेशन. तो डीकॉर्टिकेशन ग्रेन में आउटर कवरिंग रिमूव कर देते हैं और आप सीड को एक्सपोज कर देते हैं. स्टडीज़ ने कहा है कि अगर हाथ से ये काम हो रहा है, हाथ के तरीके से डीकॉर्टिकेशन हो रहा है, तो न्यूट्रिएंट के जो ग्रेन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, डाइटरी फाइबर बस रिमूव होता है एक तरीके से. लेकिन अगर मशीनों में करते हैं तो नुकसान ज़्यादा होता है. उसके बाद दूसरा प्रोसेस है मिलिंग का. मिलिंग में क्या करते हैं, जो दाने हैं, ठीक है, ग्रेन्स हैं, उनसे आटा बनाते हैं और इम्प्योरिटीज़ हटाते हैं. तो फिंगर में ये सब करते हुए होता क्या है, न्यूट्रिएंट कंटेंट का लॉस होता है, रिड्यूस्ड न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है. इसके बाद जब सीड्स को भिगा के रखा जाए, जर्मिनेशन और फर्मेंटेशन, तो जर्मिनेशन और फर्मेंटेशन में बोला गया कि यार इसको ऐसे कंज्यूम करो तो न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक मिलेट्स की बढ़ जा रही है. और पॉलिशिंग करो अगर, तो ज़्यादा आप पॉलिशिंग करिए तो फैट, प्रोटीन, फाइबर जो है वो सब रिमूव हो जाता है. पॉलिशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वाइट राइस का बाहर का हिस्सा घिस घिस के क्या कर दिया जाता है, उसको वाइट कर दिया जाता है, राइट? तो अभी पता चला कि एशिया में जो दो राइस हैं, इंडिका और जैपोनिका, एशियन राइस, उनकी प्रोसेसिंग करने से जो प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, इन चीज़ों में देखा गया कि पॉलिशिंग से 8-10% ग्रेन का वेट कम हो गया और 60 से 80% आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीज की वैराइटीज़ कम हो गई. यानी कि पॉलिशिंग करने से जो मिनरल कंटेंट है, जो मिनरल्स हैं, वो क्या होते हैं, दे गो लेस, राइट? तो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड एंड बिकॉज वी वांट टू हैव अ गुड शेल्फ लाइफ, राइट, पॉलिशिंग इंपॉर्टेंट होती है. बट मिलेट्स के साथ ये दोहरे तलवार जैसा काम कर रहा है, दो धारी तलवार जैसा काम कर रहा है. एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी, राइट? सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़. अब छोटी मोटी न्यूज़ को कवर कर लेते हैं. नए हमारे सीबीआई डायरेक्टर जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं. कर्नाटका के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पहले रहने वाले प्रवीण सूद को अपॉइंट कर लिया है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरह. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जो टेन्योर है वो 2 साल का रहने वाला है. सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है. सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए एक पैनल बनाया
जिसमें आपके प्रधानमंत्री हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में है अधीर रंजन चौधरी, राइट, ताकि ये ना कहा जाए कि सीबीआई सरकार सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। अब अगर सीबीआई की हम अगर पर्टिकुलरली बात करें तो कह रहे हैं कि सीनियरिटी में नहीं है ये ज़्यादा और इनका नाम भी रिकमेंड नहीं किया गया था, तो इनको अचानक से क्यों बनाया गया। तो कहा गया कि देखिए जो भी एम्पैनलमेंट का प्रोसीजर है जहाँ पे सीनियरिटी को प्रेफरेंस दिया जाता है वो सब सीबीआई पे नहीं लगेगा, बिकॉज सीबीआई दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर अपॉइंट की गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे फ्री है किसी भी तरीके से अपॉइंट करने के लिए, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। दूसरी खबर हमारे पास आई है कि जो फोर्थ पीआईएल है गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट कर दिया है। अब है क्या, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे डिफेंस के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो इंपोर्ट कम करें, तो इसीलिए पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में 928 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लाइन रिप्लेसमेंट्स, ये सारी स्पेयर पार्ट्स और ये सब हमने डाल दिया है 715 करोड़ की लागत के साथ, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पीआईएल जो है पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट किससे रिलेटेड है, तो डिफेंस से रिलेटेड है, राइट। फॉलोड बाय द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दैट वी सी इज़ दैट इंडिया का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है, इम्पोर्ट हमारा इससे ज़्यादा बढ़ रहा है, बट हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। फॉलोड बाय हीट वेव्स आ रही हैं कोंकण रीजन में और बड़ा अनयूजुअल पैटर्न है इस बार का टेम्परेचर का, तो ये वाली खबर भी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें कोई फैक्ट नहीं है हमारे लिए, बस एक टर्म है जो कि यूपीएससी में पहले पूछा जा चुका है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज वेट बल्ब टेम्परेचर। व्हाट डू यू मीन बाय वेट बल्ब टेम्परेचर, तो कह रहे हैं कि जो हीट वेव आ रही है, राइट, इट इज़ गोइंग टू बी पीपल आर गोइंग टू बी एक्सपोज टू हीट इंडेक्स। अब हीट इंडेक्स इज दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पे एक बार अगर बॉडी आपकी टच कर गई तो कूल नहीं हो पाती है। कोस्टल एरियाज़ में, कोस्टल सिटीज़ में उमस भी ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, प्लस टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वो वेट बल्ब हो जाएगा। तो कोस्टल सिटीज़ में टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर अगर आ जाएँ तो उनको डेंजरस बोला जाता है, क्योंकि बॉडी की एबिलिटी कूल ऑफ होने की ख़त्म हो जाती है और फिर हीट स्ट्रोक आपको हो सकता है। गो फर्स्ट के पायलट्स ने डीजीसीए के नोटिस पीरियड के ऊपर अपनी अपनी जो दुख है और अपना जो गुस्सा है वो व्यक्त किया। अब गो फर्स्ट आपको पता है एक ऐसे एयरलाइन है जिसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, दिवालिया घोषित हो चुका है, तो ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास गया है खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराने के लिए। अब जो जो सैलरी है पायलट्स की वो लगभग 3 हफ्ते लेट आ रही है, यानी कि मार्च का सैलरी उनको अप्रैल के लास्ट में मिल रहा है और अप्रैल का सैलरी तो अभी तक मिला नहीं है। प्लस बात यह है कि वो छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का एक रूल है कि अगर आपको छोड़ना है किसी भी एयरलाइन को तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम ये बोलेंगे कि पब्लिक सर्विस जो है वो इफेक्ट हो रही है और आपके ऊपर केस हो सकता है, राइट। क्योंकि आपकी जो पब्लिक सर्विस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसलेशन ऑफ फ्लाइट हो सकती है और हरासमेंट टू पैसेंजर्स के अंदर ये आ सकता है। दिस विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट अगेंस्ट पब्लिक सर्विस। तो 20-20, 30-30 लाख जो सैलरी है पायलट्स की नहीं आई है। नाउ पायलट्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखिए, पहली बात तो ये बता दें कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अभी तो हमको बचाने नहीं आ रहा, क्योंकि कंपनी जब दिवालिया घोषित हो रही है, बंद हो रही है, तो हमको कोई पैसा दे रहा हो आके। तो जब आप हमको पैसा नहीं दे रहे आके और कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं बढ़ा रहे, कंपनी पे प्रेशर नहीं बढ़ा रहे, तो आप हमको कैसे बता सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम 1 साल का नोटिस पीरियड सर्व करें कि 2 साल का नोटिस पीरियड सर्व करें, तो कह रहे हैं कि आपके उनके पास कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है हम पे क्वेश्चन करने की। हालांकि ऐसा आप नहीं कर सकते, आप डीजीसीए के नॉर्म्स को वायलेट नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली कोर्ट में जाके सारी बातें कर सकते हैं। बट देन हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट क्या है कि फेडरेशन ऑफ पायलट्स ने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो इस मामले का तुरंत सुनवाई करें, या राइट। अब एयरलाइन के सीईओ का नाम क्या है, कौशिक खोना। कौशिक खोना इज अ नेम एंड दीज आर द सम फैक्ट्स दैट कैन बी यूज नो। जब पूछ दिए जाते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फर्दर यहाँ पे आप देखेंगे कि टर्की के ऊपर, टर्की में चुनाव चल रहा है तो वहाँ के ऊपर रिलेटेड न्यूज़ आई है। अब टर्की में जो रासिप तय्यिप अर्दोगन है, जो इस समय करंट प्रेसिडेंट हैं, वो काफ़ी समय से हैं और थोड़े से कट्टर हैं। और वहाँ पे दूसरे जो हैं सेक्युलर, जो दूसरे ऑपोजिशन में है, वो किलिक दारोग्लू हैं।
तो किलिक दारोगलू और रासिपाइप तरगोर के बीच में क्या चल रहा है, बहुत पंगा चल रहा है। बाकी सारी न्यूज़ लार्जली इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कवर कर चुके हैं। सो ये था आज का द हिंदू का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एनालिसिस। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।